नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर आई नई अपडेट्स। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू करे गए हैं। दोस्तों, अब आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर इस साल अगर आप भरने जाएंगे तो आपके लिए क्या नई डेट होने वाली है, यानी कब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना है, क्या है इसकी ड्यू डेट, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है या एक हाउसवाइफ है, आपके वर्किंग वुमन है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर, एडवोकेट या कंसल्टेंट है, स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, टीचर है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर है, कारपेंटर, लेबर, फूड स्टॉल लगाते हैं, हेयर सलून है, रिक्शा वाले, स्वीपर है, पानी पूरी वाले है, जूस वाले हो जो होते हैं, जनरल स्टोर यानी करियाने की जो दुकान लेकर रखे हुए हैं, शोरूम वाले, बड़े बड़े शोरूम वाले जिनके पास टीवी या माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गए, मोबाइल फोन की जो दुकानें हैं, ऐसे कई सारे टैक्स पेयर जो है जिनको ये जानना जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होने वाली है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने आस पड़ोस में भी इसको शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन सबको पता लगे कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की क्या नई डेट है 1 अप्रैल के बाद से। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है जो दी गई है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। तो यहां पर हम दो डेट्स जो है वो डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी 31 अक्टूबर 2025 और दूसरी एक डेट है वो है आपकी 31 जुलाई 2025 है। ये जो भी डेट हम आपको बता रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 की आप अगर आईटीआर भरते हैं तो ये दो डेट आपके लिए है। ये वाली जो डेट है, पहली जो डेट है 31 अक्टूबर, ये ऑडिट केस वालों के लिए है, यानी जिन पर ऑडिट जो है वो अप्लीकेबल है। 31 जुलाई उन लोगों के लिए जो लोग नॉन ऑडिट केस है, यानी जिन पर ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है। अब इस डेट में कौन कौन आते हैं? एक तो कंपनी को यहां पर कंपलसरी आईटीआर फाइल करनी है, भले ऑडिट हो या ना हो। 31 अक्टूबर यहां पर उनके लिए डेट रहती है। इसके बाद बात करते हैं पार्टनर, जो भी फर्म के पार्टनर होते हैं, यानी जो फर्म्स है जिनके अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, ऐसे पार्टनर्स की भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर आती है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, यानी कंपनी के अलावा कोई अदर देन कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जिनकी बिजनेस इनकम हो सकती है या जिनके प्रोफेशन इनकम हो सकती है और जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑडिट करवाना उन्हें मैंडेटरी है। अकाउंट्स को ऑडिट करना यहां पर कंपलसरी है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो यहां पर आ जाते हैं। तो कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कोई भी यहां पर हो सकता है जो बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो उन सभी के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर दी गई है, यानी ऑडिट केस वालों के लिए। अब यहां पर बात करें 31 जुलाई 2025 जो नॉन ऑडिट केस है, तो यहां पर भी दो पार्ट हम कर देते हैं। तो अगर नॉन ऑडिट केस है तो आपकी इनकम क्या है डिपेंड ये करता है। तो यहां पर अगर आपकी सैलरी इनकम हो गई या आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, रेंट इनकम है, ब्याज की इनकम है या कोई अन्य डिविडेंड इनकम हो गई, यहां पर कोई भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो उसकी एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी, अगर आपके बिजनेस से इनकम है या आपके प्रोफेशन से इनकम है, तो ये दूसरी कैटेगरी आपकी हो गई। लेकिन इन दोनों केस में आप नॉन ऑडिट केस में आ जाते हैं। अब पहले बात करते हैं सैलरी, कैपिटल गेन, रेंट इनकम या कोई भी अदर इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं है। तो इस केस में आपके लिए दो टैक्स रिजीम होती है। एक तो ओल्ड टैक्स रिजीम होती है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं।
दूसरा आप न्यू टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम आपकी डिफॉल्ट होती है, तो उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट हो जाएगी, यानी आपकी आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से फाइल की जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पर न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करते हैं, यानी इस स्कीम को स्किप करना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट नहीं करना चाहते, ओल्ड टैक्स रिजिम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा 31 जुलाई से पहले पहले 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको आईटीआर में ही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा, यानी ऑप्ट आउट का ऑप्शन जो होगा ऑप्ट आउट का वो सिलेक्ट करना होगा कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो आईटीआर में आपके लिए दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप सैलरीड पर्सन, कैपिटल गेन, ये सारी आपकी इनकम है, तो अगर आपके फाइनेंशियल ईयर समझ लीजिए 24-25 में आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी, फिर आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आप वापस फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। ये आप ऑप्शन जो है बार बार चेंज कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक चीज का रिस्ट्रिक्शन है, आपको 31 जुलाई से पहले पहले जो है यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डिफॉल्ट रहेगी। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर ही सिलेक्शन दिया जाएगा। ये तो हमने बात कर ली नॉन बिजनेस वालों की, जिनके बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम कब आप ऑप्ट कर पाएंगे? न्यू टैक्स रिजिम हमेशा डिफॉल्ट रहेगी, तो इसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यू टैक्स रिजिम तो आपकी रहेगी अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई से पहले पहले जो भी आपकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की भी और यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करने की भी, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा एक 10IEA। ये फॉर्म आप जमा करेंगे तभी आप न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स रिजिम में जा पाएंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 24-25 में आपने ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो सिलेक्ट कर ली, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 26-27 और फाइनेंशियल ईयर 27-28, उन सभी असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल जो भी अगले फाइनेंशियल ईयर आएंगे सब में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। आप न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जा सकते। अगर आपने एक बार भी मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आपको न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है तो वापस आपको 10IEA फॉर्म जमा करना होगा विड्रॉ करने के लिए, यानी स्कीम से बाहर निकलने के लिए, पर वो भी आपको 31 जुलाई से पहले पहले करना होगा। अगर एक बार आप स्कीम से बाहर निकल गए, ओल्ड टैक्स रिजिम से बाहर निकल गए, फिर इसके आने वाले कोई भी फाइनेंशियल ईयर जैसे 27-28 है, 28-29 है, इनमें आपको न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में कभी नहीं जा पाएंगे। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर ली तो फिर आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर होंगे आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम रहेगी। अगर किसी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आप न्यू टैक्स रिजिम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस केस में फिर आप कभी भी जिंदगी में ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे जब तक आपकी बिजनेस इनकम है। अगर किसी साल आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आप ओल्ड जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम रहेगी तो फिर आप कभी भी जिंदगी में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दो डेट यहां पे दी गई है, एक तो 31 जुलाई जो नॉन ऑडिट केस वालों के लिए है, यानी जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो एक सैलरीड पर्सन हो गया, बिजनेस पर्सन भी हो सकता है जिनकी ऑडिट यानी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करनी है, और जो भी छोटे मोटे लोग हैं वो सभी यहां पर आ जाते हैं जिनके लिए 31 जुलाई डेट होती है। अब यहां पर कौन आएंगे? जो बड़े लोग होंगे, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती है, जो पार्टनर होते हैं फर्म के, या जो बड़े प्रोफेशन होते हैं जिनकी इनकम जो वो 1,50,00,000 से ज्यादा है, उन लोगों के लिए यहां पर दिया गया जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने हैं, तो वो 31 अक्टूबर है। अदरवाइज आपकी जो है 31 जुलाई, जो छोटे लोग हैं, स्मॉल बिजनेस पर्सन है जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उन लोगों के लिए है 31 जुलाई 2025। तो हमने आपको ड्यू डेट तो बता दी, लेकिन सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपलसरी रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, यानी कंपलसरी किनको रिटर्न फाइल करना होता है, जो भी हमने ड्यू डेट आपको बताई है। तो यहां पर हम सबसे पहले कैटेगरी जो है वो आपकी कंपनी है। कंपनी को यहां पर कंपलसरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। कंपनी हो गई, फर्म हो गया, भले ही इनको इनकम हो रही हो या फिर इनको लॉस हो रहा हो, बिफोर ड्यू डेट इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, यानी मैंडेटरी है। यहां पर इनको कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम जो है, यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम एक्सीड हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, कंपनी और फर्म्स के अलावा, ये जो कंपनी और फर्म्स है इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति है,
अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम जो है पूरे साल में टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, तो न्यू टैक्स रिजिम है, तो उसके इसमें आपके लिए 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम बात कर रहे हैं, तो उसके इसमें आपके लिए 3 लाख है। ओल्ड टैक्स रिजिम है तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जिसमें अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से कम है तो उसके लिए 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए यहाँ पर 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनके अंदर इनकम है 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख के अंदर है, तब तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना। तो उस केस में अगर बिलो इनकम हुई, बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर आपकी इनकम हुई, तो उस केस में आपको आईटीआर, नो आईटीआर, आपको आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर इनकम क्रॉस हो जाती है तब आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। अब आइए एक और कैटेगरी दी गई है जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, भले ही आपकी इनकम जो है वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी क्यों ना हुई। तो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी जो भी 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए उससे कम भी हुई, यानी ये केस हमने आपको बताया था कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना, आपकी इनकम जो है वो यानी 3 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, उसके बावजूद भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। ऐसे कौन से केस है, तो पहला केस है हमारा, अगर आपके पास करंट अकाउंट है और आपका चाहे एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, एग्रीगेट ध्यान रखिएगा, पूरे साल में एग्रीगेट अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा जमा किया है तो उस केस में आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। भले ही आपकी इनकम 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजिम से कम है या ओल्ड टैक्स रिजिम 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है या 5 लाख से कम भी हुआ तो भी आपको आईटीआर फाइल करना रहेगा। इसमें दूसरी कैटेगरी है यहां पर सेविंग अकाउंट, तो चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, एग्रीगेट यहां पर देखा जाएगा 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपने अगर खाते में जमा किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके बाद अगर आपको टीडीएस या टीसीएस जो है वो रिसीव हुआ है 25,000 रुपए से ज्यादा या 25,000 रुपए या उससे ज्यादा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 50,000 की लिमिट है, तो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर टीडीएस और टीसीएस रिसीव हुआ है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बिजनेस टर्नओवर हुआ है, ग्रॉस रिसिप्ट हुई है, सेल हुआ है, तो उसके इसमें 60 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। प्रोफेशन की बात करें तो यहां पर अगर आपको ग्रॉस रिसिप्ट हुई है 10 लाख रुपए से ज्यादा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। इसके अलावा आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपने किया है पूरे साल में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। इसी के साथ साथ अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, फॉरेन टूर पे जाते हैं खुद के लिए या अपने रिलेटिव के लिए, 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपने खर्च किया है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आपकी कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन अकाउंट है, फॉरेन इनकम अगर आपकी है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आप अगर साइनिंग अथॉरिटी है उस फॉरेन अकाउंट के अंदर, या आप बेनिफिशियल ओनर है या फिर आप बेनिफिशियरी है उस खाते के रिलेटेड, अगर आप बेनिफिशियरी भी हुए तो भी यहां पर ध्यान रखिएगा एसेट्स और अकाउंट जो भी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो ये सभी केस के अंदर आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हुई। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और ध्यान रखिएगा, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको यहां पर चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है यानी एटीसी, एटीडी ये सारे कंसीडर नहीं करने। इसके अलावा कैपिटल गेन के सेक्शन 54, 54B, 54EC ये सारे भी जो है 54F ये भी कंसीडर नहीं करने। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है, यहां पर अगर आपकी सैलरी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, अब यहां पर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से कम कर दूं 50,000 रुपए, ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो यहाँ पर आपके 4.5 लाख रुपए हो गए। अब आपको यहाँ पर 80C का डिडक्शन लिया है आपने 1.5 लाख रुपए, आपकी इनकम निकल के आती है 3 लाख रुपए, माइनस 80D का और डिडक्शन ले लिया 50,000 रुपए तो 2.5 लाख रुपए निकल कर आती है। तो आपकी इनकम भले ही 2.5 लाख रुपए है, यानी यहाँ पर 2.5 लाख रुपए है तो आप भले ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर 80C, 80D ये सब नहीं देखा जाएगा। आपकी नेट इनकम कितनी है, आपकी इनकम है यहाँ पर 4.5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 4.5 लाख रुपए क्रॉस करके 2.5 लाख से तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। आपको यहाँ पर जो है 80C के डिडक्शंस, कैपिटल गेन के डिडक्शन वो कंसीडर नहीं करने इनकम टैक्स पर्पस फाइलिंग के लिए। अपने अगले पॉइंट पे, तो इनकम की तो आप रिटर्न भरते हैं लेकिन लॉस की भी रिटर्न भरना आपके लिए जरूरी है। तो कौन से लॉस की आपको बिफोर द ड्यू डेट, यानी जो भी आपके लिए ड्यू डेट एप्लीकेबल है या जुलाई या अक्टूबर,
31 जुलाई या 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये लॉस की रिटर्न बनना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका जो लॉस होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी उसका बेनिफिट आप अगले साल नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा किसकी किसकी, एक तो पहले हो गया आपका बिजनेस लॉस। अगर आपको बिजनेस लॉस होता है तो इसकी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेगी अगर आपका लॉस है विद इन द ड्यू डेट। इसके अलावा अगर आपको कैपिटल गेन लॉस हुआ है, कैपिटल गेन से अगर आपको लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है, या अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, यहां पर ध्यान रखिएगा स्पेसिफाइड बिजनेस उन लोगों के लिए है जो ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, तो यहां पर अगर आपको लॉस हुआ है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो उसके लिए भी अगर आपको कोई लॉस हुआ है हॉर्स रेस रिगार्डिंग, तो वहां पर आपको जो है रिटर्न आईटीआर फाइल करना, यहां पर आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप ये फाइल नहीं करते तो उसके इसमें आपके जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है वो यहां पर नहीं होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ये लॉस और आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उस केस में अगर आप आफ्टर ड्यू डेट भी अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड और सेटअप किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए रिलैक्सेशन है, इसके लिए आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर सकते हैं। बाकी ये जो सारे जितने भी लॉस दिए गए हैं इसको आपको बिफोर द ड्यू डेट, यानी 31 जुलाई अगर आपके लिए डेट है तो 31 जुलाई से पहले, अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर से पहले पहले इन लॉस के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अपने अगले पॉइंट पे, तो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, यानी अगर आपने ड्यू डेट से पहले आईटीआर नहीं फाइल करी तो ड्यू डेट के बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर फाइल कर सकते हैं, ओरिजिनल रिटर्न हम 139(1) के अंदर फाइल करते हैं। अब अगर आप ऑडिट केस में है तो उस केस में आपकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025। अगर आप नॉन ऑडिट केस में यानी छोटे व्यापारी लोग हैं जिनको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो उन लोगों के लिए 31 जुलाई 2025। अगर ये डेट जो है वो चली जाती है, यानी 31 जुलाई जा चुके हैं, 31 अक्टूबर जा चुके हैं, तो कब तक आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लॉ के अंदर दिया गया है बिफोर 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कहने का मतलब यह है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का असेसमेंट ईयर कब होता है, असेसमेंट ईयर होता है 25-26। तो ये खत्म कब होगा 25-26, 31 मार्च 2026 को खत्म होता है। तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ आपका 25-26, जो खत्म कब हुआ 31 मार्च को। तो इसके 3 महीने पहले, 3 मंथ प्रायर, यानी आपकी जो डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर 2025। तो अगर 31 जुलाई जा चुकी है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न भर सकते हैं। अगर आप 31 अक्टूबर जा चुकी है, अगर आपकी डेट 31 अक्टूबर है तो उस केस में आपको यहां पर सिर्फ 2 महीना ही दिया जाता है और यहां पर आपको 5 महीना दिया जाता है। तो 5 महीना यहां दिया जाता है, 2 महीना यहां दिया जाता है। तो आपकी जो डेट होगी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की क्या होगी 31 दिसंबर 2025। ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर आपको लेट फीस लगती है 234F के अंदर। कितनी लेट फीस लगती है ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख तक है तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, निल। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर है तो उस केस में 1000 की लेट फीस लगेगी, और कहीं 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 5000 की पेनल्टी यानी लेट फीस आपको लग जाती है। इसी के साथ साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न है तो उस केस में आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम ही अलाउ किया जाएगा। आप ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम आप नहीं कर पाएंगे, न्यू टैक्स रिजिम ही आप ऑप्ट कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस पर्सन है यानी कि आपने जो है फॉर्म 10IEA जमा कर दिया है तो उस केस में अगर आपने ये बिफोर ड्यू डेट कर दिया है, यानी बिफोर द ड्यू डेट 10IEA जमा कर दिया है, तो अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा पाएंगे, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो बिफोर ड्यू डेट होना चाहिए। उन बिजनेस वालों के लिए आईटीआर में ही ऑप्शन दिया जाता है, तो उस केस में आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। तो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न है तो ध्यान रखिएगा, आप 31 अक्टूबर के बाद यानी जो ड्यू डेट है उसके बाद आप 31 दिसंबर से पहले पहले आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न की। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ओमिशन हो जाता है या मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है रिटर्न को रिवाइज करना चाहिए तो आप रिवाइज कर सकते हैं। आप ओरिजिनल रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है बिफोर 3 मंथ्स। तो यहां पर भी सेम टाइम पीरियड होगा
बिफोर 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 25-26 आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ। ये खत्म आपका 31 मार्च 2026 को आता है, तो इसके 3 महीने पहले यानी 31 दिसंबर 2025 तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब चीज ध्यान रखिएगा, एक तो होती है आपकी डेट जुलाई तारीख ड्यू डेट, एक होती है आपकी 31 अक्टूबर। तो ये डेट जो होती है जिसमें आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं, ये नॉन ऑडिट के लिए हो गई, ये ऑडिट वाले केस के लिए हो गई। इसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोनों ही केस में चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, आप कभी भी रिवाइज आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर से पहले पहले। तो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करनी है, चाहे रिवाइज हो या बिलेटेड हो। 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, ना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते, ना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते, ना ही आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो 31 दिसंबर के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद आप सिर्फ अपडेटेड रिटर्न है वही फाइल कर पाएंगे, जिसको आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर से पहले आपको बिलेटेड रिवाइज का ऑप्शन दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। ध्यान रखिएगा यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम आपकी डिफॉल्ट रहती है, अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते तो उस केस में आपके लिए यहां पर न्यू टैक्स रिजिम रहेगी। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम में भी दो चीजें हैं, एक हो गई आपके बिजनेस वालों की, एक हो गई आपके नॉन बिजनेस वालों की। बिजनेस वालों की और नॉन बिजनेस वालों की। बिजनेस वालों की ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिलेटेड आईटीआर भर रहे हैं, बिलेटेड वाले भर रहे हैं, अगर रिवाइज रिटर्न कर रहे हो, इसको आप बिलेटेड वालों को रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आपने बिफोर द ड्यू डेट यहां पर जो है फॉर्म 10 IEA जमा किया हुआ होना चाहिए, तभी आप रिवाइज रिटर्न में जो है आप बिलेटेड के वक्त, यानी बिलेटेड रिटर्न है आपकी ओरिजिनल रिटर्न जो थी आपने भर दी थी न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन आपने फॉर्म 10 IE जमा किया था, अब आप इसको रिवाइज करना चाहते हो, या बिलेटेड आपकी रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न है आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, या ओरिजिनल रिटर्न है आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, लेकिन आपने फॉर्म 10 IE जमा कर दिया 31 जुलाई या 31 अक्टूबर से पहले, तो आपको अलाउ किया जाएगा। नॉन बिजनेस वालों के लिए तो यहां पर भी आपको अलाउ किया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न है या आपकी बिलेटेड रिटर्न है। तो ध्यान रखिएगा बिलेटेड रिटर्न में आपने ऑप्शन चुना हुआ होना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजिम का, तभी आप रिवाइज रिटर्न में इसको चेंज कर पाएंगे, या रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो आप कभी भी जो है रिवाइज रिटर्न के अंदर आपको अलाउ किया जाता है, चाहे बिलेटेड रिटर्न हो ओरिजिनल रिटर्न हो, यहां पर आप स्विच कर सकते हैं टैक्स रिजिम को। इसी के साथ ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कोई भी लेट फीस जो है वो नहीं लगती, कितनी बार भी आप रिवाइज करिए कोई भी लेट फीस आपको नहीं लगेगी, बिलेटेड रिटर्न में आपको लेट फीस लगती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, रिवाइज रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी, या आपने ओरिजिनल रिटर्न जो फाइल नहीं करी, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो ना आपको कोई रिफंड मिलेगा, ना आप लॉस के लिए यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा 4 सालों के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए 21-22 की रिटर्न है जिसका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है 22-23 में, तो इसको 4 साल तक आप फाइल कर सकते हैं, यानी 4 साल तक का आपके पास समय रहता है। सिर्फ एक बार ही आप अपडेटेड रिटर्न किसी भी एक साल के लिए फाइल कर पाएंगे, और आपको एडिशनल टैक्स भी देना होगा। पहले 12 महीने के लिए आपको 25% देना होगा, फिर 24 महीने के अंदर अगर फाइल करेंगे तो 50% एडिशनल टैक्स, 36 महीने और 48 महीने के लिए अब अलाउ किया है 1 अप्रैल से बजट 2025 के। अब आप 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 60% और 70% तक का टैक्स एडिशनल आपको देना होगा। मान लीजिए 21-22 आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिसका असेसमेंट ईयर है आपका 22-23 है, जो आपका खत्म होगा, यानी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। तो पहले साल आप फाइल कर सकते हैं, यानी पहला 12 महीना आएगा आपके 24 में, फिर दूसरा 24 महीना आएगा आपके 25 में, 36वां महीना आएगा आपके 26 में और 27 में। तो यानी 24, 25, 26, 27 यानी 4 साल तक आपके समय पीरियड रहता है। अब 31 मार्च 2024 जा चुका है, 25 भी जा चुका है, तो आप 26 तक फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको 60% टैक्स एडिशनल सरकार को देना होगा। अगर ये भी चला गया तो फिर आप 27 तक फाइल कर पाएंगे, जिसमें 70% टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये भी पीरियड चला जाएगा तो उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते। उसी तरह फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपका असेसमेंट ईयर है 23-24, तो आप 25, 26, 27, 28 तक फाइल कर सकते हो। 25 जा चुका है तो इसमें आपको 25% नहीं भरना। 31 मार्च 2026 तक करेंगे तो आपको 50% सरकार को एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये भी 26 भी जा चुका है 27 में तो 60% और 28 में तो फिर आपको 70% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आप नहीं फाइल कर सकते। 25 असेसमेंट ईयर है तो 25 खत्म होगा 26 में, 27, 28, 29 तक आप फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 आप 31 मार्च 2030 तक फाइल कर पाएंगे, और 25-26 जो है वो 31 मार्च 2031 तक फाइल कर पाएंगे। ये आपके लिए लास्ट डेट होगी, इसके बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 26 तक फाइल करते हैं तो 25% टैक्स दीजिए तीनों में,
27 तक फाइल करते हैं, या यहाँ पर 25%। फिर यहाँ पर जो 24 महीना होगा उसमें आपको 50% टैक्स देना है, फिर आपको 60% और यहाँ पर आपको 70% टैक्स देना है। तो इस हिसाब से आपको अपडेटेड ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए ड्यू डेट टाइमलाइंस दी गई है।